शावास्य उरण रपरा। भ्रातुस्पुत्र वाली बात समझ में आई? एक बार और बता दीजिए जी। भ्रातुस्पुत्र में ये कहा है कि कस्कादिगण में इस शब्द को पढ़ा है, कस्कादिगण में, और वो विसर्जनीय को मूर्धन्य करने के लिए पढ़ा है। भ्रातु शब्द में जो विसर्जनीय है तो अप्रत्यय विसर्जनीय, इन्होंने समस्या ये उठाई थी कि मातु करोति जो उदाहरण है इसमें मूर्धन्य आदेश प्राप्त होगा, माने विसर्जनीय के स्थान में अप्रत्यय विसर्जनीय होने के कारण मूर्धन्य आदेश प्राप्त होगा। तो उसके उत्तर में इन्होंने ये बात कही है। जैसे मातृ, गंस, अस, मातृ, री और ए को रीत सूत्र से उकारादेश होता है। यहां से ये प्रकरण चला है 428 पृष्ठ पर। एकादेश उपसंख्यानम, एक आदेश का उपसंख्यान करना चाहिए जहां दो स्थानीय हैं और उनमें एक री भी है, तो उसके स्थान में जब अण करेंगे तो वो रपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि री के स्थान में अण रपर होता है और ये तो री और अन्य दो के स्थान में अण हो रहा है, तो इसलिए उच्च अन्यस्य च, री के स्थान में भी हो रहा है और अन्य के स्थान में भी हो रहा है। तो उत्तर ये दिया अवयव ग्रहणात् सिद्धम, ये उत्तर दिया कि जो रिवर्ण है उसके आश्रित रपर कर लेंगे। जैसे कि ये निर्देश दिया जाता है शास्त्र में कि माशा न भोक्तव्या, तो वो अकेले भी नहीं खाए जाते और किसी के साथ मिले हुए होते हैं तो भी नहीं खाए जाते। इसी तरह री के स्थान में अण रपर होता है तो अकेले री को भी हो जाएगा और किसी के साथ में जब री होगा तो भी उसको हो जाएगा। ऐसे करके समझाया। अवयव ग्रहण से यदि सिद्ध हो जाएगा तो आदेश में जहां अण और अनण दो होते हैं वहां पर भी रपर होने लगेगा, इसी युक्ति से, इसी तर्क से। तो जैसे आनंग होता है तो वहां री, जैसे री और अन्य के स्थान में अण को रपर करे तो री के स्थान में अण और अनण होंगे तो वो भी रपर पाएंगे। आन जैसे होता है तो आन भी रपर होने लगेगा। फिर ये नई बात चला दी, यदि पुनः रिवर्णांत स्थान रपरत्व उच्चेत, खट्वा, ऋष्य इत्यादि में जैसे, तो ऐसा करेंगे रिवर्णांत स्थानीय को रपर होता है। तो जैसे क्री आगे त्रिच है तो ये रिवर्णांत स्थानीय को रपर नहीं कर रहे, री मात्र को स्थानीय बना करके, क्योंकि अलोन्त्यस परिभाषा से री मात्र के स्थान में गुण आदेश होता है। ये जी रिवर्णांत कैसे कर दे रही है? उरण रपर सूत्र पर अलोन्त्यस्य को ला रहे हैं या विधि सूत्रों पर? यदि पुनः रिवर्णांत स्थानीय नो, इसको तो इन्होंने ये कहा ना कि जैसे सर्वत्र वर्ण ग्रहणे तदंत ग्रहणम, वर्ण का जहां ग्रहण होता है वहां तदंत का ग्रहण हो जाता है। तो उरण रपरा में री वर्ण का निर्देश है और वर्ण के ग्रहण में तदंत ग्रहण हो जाता है, तो इसलिए रिवर्णांत अर्थ हो जाएगा। ऐसा प्रदीप ने दिया है, पहली पंक्ति में देख सकते हैं। उ इति वर्ण ग्रहणात्, उरण रपरा में उ जो वर्ण ग्रहण किया है, वर्ण ग्रहणम च सर्वत्र तदंत विधिम प्रयोजयति, वार्तिक वर्ण ग्रहणे तदंत ग्रहणम। ठीक है। माने वर्ण के ग्रहण में तदंत विधि हो जाएगी। अंगस्य, ये कर्ता के ऊपर इन्होंने, अच्छा, न्याय रिवर्णांत ग्रहणम खट्वा ऋष्या इत्यत्र च, यहाँ पर समुदाय रिवर्णांत होता है। ये जो आ और री के स्थान में हम गुण कर रहे हैं आद्गुणा, तो आ और री ये रिवर्णांत समुदाय होता है और इसके स्थान में रपर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि क्री और त्रिच, क्री और त्रिच
तो सार्वधातुक अर्धातुक का जो गुण होता है वो गुण, कोई कहे कि रिवर्णांत अंक को गुण होता है, तब तो ये एक्चुअल में जैसा उदाहरण है वैसा ही ये कर्ता उदाहरण बनेगा। खट्वा री जैसे यहाँ पर समुदाय को होता है ना, खट्वा और री जैसे रिवर्णांत बन गया समुदाय, ऐसे ही क्री को रिवर्णांत स्थानीय को, क्री जो रिवर्णांत स्थानीय है उसको गुण होता है, यदि ऐसा मान लें तब तो इसमें आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे ही रिवर्णांत स्थानीय को गुण होता है ऐसा कहोगे, साथ में अलोन्त्य से भी तो जुड़ा हुआ है ना, तो री मात्र को गुण होता है, वो रिवर्णांत नहीं है। तो यदि रिवर्णांत को जब अण होता है तो वो रपर होता है ऐसा कहोगे, तो यहाँ रपर नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ तो री मात्र को अण हो रहा है, रिवर्णांत को अण नहीं हो रहा है। री मात्र को अण हो रहा है, रिवर्णांत को अण नहीं हो रहा। बोले व्यपदेशी उद्भाव से हो जाएगा। तो इन्होंने एक बात कही कि अर्थवता व्यपदेशी उद्भाव न चैसे अर्थवान। रिवर्णा, ये जो व्यपदेशी उद्भाव होता है वो अर्थवान को लेकर के व्यपदेशी उद्भाव, अर्थवान के आधार पर व्यपदेशी उद्भाव होता है, न चैसे अर्थवान। ये जो री है ये अर्थवान नहीं, इसलिए ऐसा नहीं ले सकते, और ऐसा नहीं तो उपसंख्यान करना पड़ेगा। कौन सा? एकादेश उपसंख्यानम। और उपसंख्यान करने से एक अतिव्याप्ति होगी, उसका प्रतिषेध करना चाहिए, ये समस्या है मूल। उपसंख्यान करने से एक अतिव्याप्ति हो रही है मातु करोति में, जैसे कि यहाँ पर भी उपसंख्यान करेंगे तो री और ए को जब ऊ लाएंगे तो ये भी रपर पाएगा, मातु इतु उभयम न वक्तव्यम। इन्होंने कहा कि दोनों ही नहीं कहना, माने एकादेश उपसंख्यानम भी नहीं, और जब वो नहीं तो फिर ये प्रतिषेध की आवश्यकता अपने आप ही निरस्त हो जाती है। ठीक है, ये जी अर्थवता व्यपदेशीवत भाव, ये अर्थ कैसे करेंगे इसका? अर्थवता व्यपदेशीवत भाव, अर्थवान मतलब तृतीय समस्या बन रही है। अर्थवता, अर्थवता व्यपदेशीवत भाव, अर्थवान को जी ये तो हेतु में नहीं है, हेतु में तृतीय। अर्थवान के हेतु से व्यपदेशी उद्भाव होता है, हो तो सकता है ये भी। अर्थवान के हेतु से व्यपदेशी उद्भाव है, न जैसे अर्थवान। ठीक है, तस्मान नैवम सक्यम, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, और न ऐसा नहीं कर सकते तो उपसंख्यान करना पड़ेगा, और यहाँ रपरत्व का प्रतिषेध करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये बतला दिया कि उभयम न वक्तव्यम कथम, जो दो षष्ठी निर्दिष्ट के प्रसंग में होता है वो अन्यतर तो व्यपदेशम लभते, जैसे देवदत्त का पुत्र देवदत्ता का पुत्र। गुरुजी, ये रिवर्णांत जब करते हैं तो होत्री और पोत्री, यहाँ पर तो होत्री आनंग रीत द्वंद्वी, रीत पढ़ा है तदंत विधि होकर के रिवर्णांत बनता है जी। और उरण रपर में भी रिवर्णांत को रपर करने की बात कहेंगे तो लिंगवती परिभाषा को देखें तो केवल ये होत्री पोत्री में ही उपस्थित होना चाहिए। खटवर्ष तो उसमें रिवर्णांत कहते नहीं है, ये बेशक वहाँ रिवर्ण हैं, पुनरपि ऐसा अर्थ नहीं करते। तब लिंगवती परिभाषा को देखें तो खटवर्ष में कैसे फिर परिभाषा उपस्थित होगी? वहाँ पर री के स्थान में अण रपर होता है। लिंग इसको क्या देख रहे? रिवर्णांतस्य ये लिंग है गुरुजी। उरण रपर में रिवर्णांतस्य ये लिंग है, जहाँ भी रिवर्णांत मिलेगा आनंगरित द्वंद्व में षष्ठी को लिंग बता रहे जी। षष्ठी को लिंग बताया, यहाँ देखिए इधर अंगस्थिति षष्ठी, षष्ठी निर्दिष्ट से उरण होती। षष्ठी लिंग के आधार पर री के स्थान में जब अण होता है तब ये अलोन्त्य से
और पूर्ण रपरा ये सब उपस्थित होते हैं, ऐसे मानना होगा। तो यहाँ उभयम न वक्तव्यम कह दिया। द्वयो षष्ठी निर्दिष्ट प्रसंगे भवति लभते असो अन्यतरतो व्यपदेशम। अन्यतरता अन्यतरेण व्यपदेशम लभते। यहाँ तृतीयांत से तसी प्रत्यय मान रहे हैं। अन्यतरतो मानी अन्यतरेण व्यपदेशम लभते। अब इसमें एक बात उठा दी, जैसे एक पुत्र को दो के द्वारा निर्देश, ऐसे यहाँ पर भी पूर्व पर स्थानीय है पर एक के नाम से कह सकते हैं। कहाँ? नहीं, इसमें तो इतनी बात बताई कि देवदत्त पुत्र, देवदत्त का पुत्र और देवदत्ता का पुत्र। प्रश्न निर्दिष्ट तो है वैसे देवदत्त पुत्र, देवदत्ता पुत्र, लेकिन यहाँ इतनी बात कही है कि जैसे दो का पुत्र होता है एक के नाम से, यहाँ पर दृष्टांत इस अर्थ में दिया है कि दो से संबंधित जो कार्य होता है वो एक किसी एक के नाम से कह देते हैं। मातु पितु, फिर ये समस्या आ गई। मातु में मातृ आगे घस है तो यहाँ कैसे करेंगे? मातु पितु में बचाव कैसे करेंगे? मतलब यहाँ पर भी उर्ण रपरा पाएगा हैं? बोले अस्तु अत्र रपरत्वम होने दो, कारूप सिद्धि, राजसस्य से सकार का लोप हो जाएगा, रेफ को विसर्जनी हो जाएगा। राजसस्य सकार से लोपा और सलोप होने पर ये जैसे रपर कर दिया हमने यहाँ पर, ऐसे देखिए रपर कर दिया और ये स कर दिया, तो कहते हैं राजसस्य इति सकार श्लोप। राजसस्य से सजसो रू, उसको बाद कर राजसस्य लोप हो जाएगा ना। कोई यूं कहे कि सजसो रूप आएगा राजसस्य, कैसे कर सकते हो? तो उसका उत्तर है पूर्वोत्तरा सिद्धम से राजसस्य ही होगा, सजसो रू नहीं होगा। दो कार्य प्राप्त है ना, सजसो रू और राजसस्य, तो असिद्ध होकर के राजसस्य ही होगा, सजसो रू नहीं। सजसो रू यदि हो तो फिर वही सारी प्रक्रिया दोहराई जाएगी। रोरी से रह का लोप होगा, फिर पूर्व वाले को दीर्घ पाएगा। तो यहाँ राजसस्य ही बलवान है, तो राजसस्य होने के बाद फिर इसको विसर्ग हो जाएगा। हैं वो दिया भी है इन्होंने उद्योत में, इस सलोप करने में रुत्व जो है ससो रू असिद्ध हो जाएगा, तो सलोप ही बलवान माना जाएगा। नैवम सक्यम यही मातु करोति, एक उदाहरण ले आए ढूंढकर कि मातु करोति में ये जो है अप्रत्यय विसर्जनीय होने से सत्व प्राप्त होगा। ये जो र है ना, बचा है जो र, ये अप्रत्यय विसर्जनीय बन जाएगा। फिर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। इस र को अप्रत्यय विसर्जनीय बता रहे हैं। ये स का तो लोप हो गया, री और ए के स्थान में जो ऊ हुआ और रपर हुआ, तो ये जो मातु शब्द बना ये अप्रत्यय विसर्जनीय है। प्रत्यय तो अस था, उसके एक देश को ऊ हुआ, एक देश को ऊ हुआ और उसी को रपर हुआ, तो प्रत्यय का अवयव जो है प्रत्यय नहीं है। अस तो प्रत्यय है पर प्रत्यय का अवयव प्रत्यय नहीं है, ऐसा देख रहे हैं। अस पूरा समुदाय प्रत्यय है, आकार प्रत्यय नहीं, तो उसका आदेश भी अप्रत्यय माना जाएगा। तो समादाता कहता है अप्रत्यय विसर्जनीय स्थिति उच्यते प्रत्यय विसर्जनीय चायम, प्रत्यय विसर्जनीय ही तो है ये री और है। दूसरा समादाता ये कह रहा है कि आप कैसे कह रहे हो कि अप्रत्यय विसर्जनीय है? राजसस्य सकार से लोपा रेफस्य विसर्जनीय। ये जो समादाता यहाँ पर वो व्यक्ति है जो उभयम न वक्तव्यम लेकर के चला है,
तो वो मातु पितु कैसे बनेगा? उसने कहा कि रपर होने दो, ये समादाता कह रहा है रपर होने दो। कैसे रूप सिद्ध होगा? राक्षस से सकार रूप, ये समादाता है, रेफ को विसर्जनीय हो जाएगा। वो मातु करोति दोष देने वाला दूसरा प्रतिपक्षी है, तो ये कहता है अप्रत्यय विसर्जनीय से कह रहे हैं, और ये प्रत्यय विसर्जनीय है। ये मानी ये जो र है ना, कैसे बनाया? उसने तो ये कहा था कि अप्रत्यय विसर्जनीय को सत्व पाएगा प्रतिपक्षी ने, लेकिन समादाता ये कहता है कि भाई प्रत्यय का अवयव है ना, तो इसलिए हम तो प्रत्यय कहेंगे इसको। वो कह रहा था कि असमुदाय प्रत्यय, उसके आकार को प्रत्यय नहीं कह सकते। इसने अपना हेतु ही दिया कि भाई ये प्रत्यय का अवयव होने से आकार भी प्रत्यय ही है। अस के अ को र हुआ है ना, तो ये प्रत्यय ही है। बोले लुप्यते तो प्रत्यय, प्रत्यय तो लुप्त हो गया ना सकार, ऐसे उसने कहा, प्रत्यय तो लुप्त हो गया, ऐसा उसने कहा। ये बात प्रदीप देख सकते हैं इस पर जो लिखा है, सकार सन्निधि काले अकारेण नए लब्धा प्रत्यय संज्ञा। सकार की सन्निधि काल में अकार के द्वारा प्रत्यय की संज्ञा, उसको प्रत्यय संज्ञा प्राप्त नहीं हुई। समुदाय सन्निवेशिनित्वा तस्या, संज्ञा जो है पूरे समुदाय पर परिसमाप्त हो रही है। हाँ जी, समझ में आया? सकार सन्निधि काल में आकार को प्रत्यय ये नाम नहीं पड़ा। समुदाय सन्निवेशनित्वा तस्या कुतस्तदादेशः ताम लप्स्यते, उसका आदेश उसको कैसे प्राप्त होगा? प्रत्यय व्यपदेश को। हाँ, संज्ञाया समुदाय सन्निवेशनित्वा तस्या प्रत्यय संज्ञाया कुतस्तदादेशस्ताम लभते, उसका जो आदेश है ना, उत जो आदेश हुआ है, तो विसर्ग से तत्संबंधित अभावात, विसर्ग जो है प्रत्यय संबंधी अभाव होने से सत्व होने लगेगा, ऐसा उसने दिखा दिया। उत्वे च कृते अवशिष्ट सकार आय प्रत्यय संज्ञा सैव लुप्ता। कहते उत्वे च कृते, जब हमने उत्तु कर लिया, उत्वे च कृते, ये जब री और ए को ऊ कर लिया तो सकार अवशिष्ट मात्र रह गया ना। उत्वे च कृते अवशिष्ट सकार आय प्रत्यय संज्ञा सच लुप्ता, और वो जो है वो लोप हो गया है। ठीक है। एवं तरी भ्रातुस्पुत्र गृहणम, इस पर ये समाधान दिया समादाता ने आखिरी। भ्रातुस्पुत्र गृहणम ज्ञापकम एकादेश निमित्ता सत्व प्रतिषेध। महाभाष्य में ये पंक्ति 3-4 जगह मिलेगी, आगे भी मिलेगी, समर्थापद विधि सूत्र पर मिलेगी, उदर कसकादिशु सूत्र पर भी है, और भी छठे अध्याय के दूसरे पाद में है, तो कई जगह इसको प्रस्तुत करते हैं। भ्रातुस्पुत्र को ये ज्ञापक है कि एकादेश निमित्तात् सत्व प्रतिषेधस्य न एकादेश निमित्तात् सत्वम भवति। आचार्य ये ज्ञापित करते हैं कि न एकादेश निमित्तात् सत्वम भवति, एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका, जिसका किसका? अन्य पदार्थ में क्या लोगे? एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका, जिसका किसका? उकार का। एकादेश शास्त्र निमित्त है जिस उकार का। देखिए री और अ एकादेश शास्त्र निमित्त है, क्या हो रहा है? ये री और अ एकादेश शास्त्र निमित्त है जिस उकार का, उससे उत्तर नैकादेश निमित्तात्, उससे उत्तर। ये उकार पंचमी के द्वारा उकार को संकेत कर रहे हैं, उससे उत्तर सत्व प्रतिषेधस्य, उससे उत्तर एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका, उससे परे जो विसर्जनीय उसको सत्व नहीं होता। एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका उकार,
एकादेश शास्त्र तो सीधा उकार का निमित्त बनता है, उसके कारण से रेफ होता है। एकादेश शास्त्र निमित्त है जिस ऊ का, उससे परे पंचमी है ना, एकादेश निमित्तात, एकादेश निमित्तात उकारात परः यत् सत्वं प्राप्नोति तन्न भवति। एकादेश शास्त्र है ऋतौत, वो निमित्त है जिस ऊ का, उससे उत्तर रेफ नहीं बनेगा, रेफ से उत्तर कुछ मिलेगा नहीं, उकार ही लेना पड़ेगा। उकार से परे फिर रेफ को पकड़ रहे हैं। एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका, यहाँ एकादेश शब्द है ना जी, ये लाक्षणिक है। एकादेश का मतलब एकादेश शास्त्र। एकादेश तो वैसे होता है जो पूर्व पर के स्थान में एकादेश होता है उसको एकादेश कहते हैं, पर यहाँ एकादेश माने एकादेश शास्त्र। एकादेश शास्त्र माने ऋतुत, इस तरह का कोई सूत्र, ऋतुत तरह का कोई सूत्र है, वो निमित्त है जिस उकार का, यहां पर जिस वर्ण का, ऐसा समझ लीजिए। एकादेश शास्त्र निमित्त है जिस वर्ण का, उससे परे जो विसर्जनीय, उसको सत्व नहीं होता। उकार से परे जो विसर्जनीय है ना, उकार से परे क्या देखोगे, विसर्जनीय देखोगे, उस विसर्जनीय को मूर्धन्य नहीं होता। कस्कादि में जो भ्रातुष्पुत्र पढ़ा है, यदि हो जाता तो कस्कादि गण में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही हो जाता। एकादेश तो सीधा घटेगा नहीं ना। एकादेश निमित्त है जिसका, एकादेश निमित्त है जिसका, एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका, जिस ऊ का। त्रिपादी में भी अंतादिवत भाव की प्रवृत्ति होती है, ये भी एक बात इसमें जुड़ी हुई है। यहां पर क्या अंतादिवत भाव चलाया है, ये जो नागेश ने लिखा है ना, त्रिपाद्याम अभी अंतादिवत भाव प्रवृत्ति ज्ञापन द्वारा इति गूढ़ो अभिसंधि। अतएव अमी क्षीरपेण इत्यादो मित्रणत्वे सिद्धता। अत्र वेत्र एकारस्य अदस संबंधित्वम पे इत्यस्य द्वितीयस्य एकास्त्वम उत्तरपदत्वम समासत्वम च अंतद्भावाद अधीनम। शास्त्रीय शांत निष्ठाद अस्त्वस्य अदस् शांत निष्ठ अदस्त्वस्य एक इति न्यायेन अकारांत द्वयनिष्ठस्य अंतवत्वेन एकारांत आनयनेन तत्र तत्संबंधित्वम अर्थात सिद्धम। अमी और क्षीरपेण की उदाहरण दिया है नीचे 1 नंबर टिप्पणी में। अदस शब्द है और ये जस आया, यदादि नामा, और जसा शी हो गया जी, सी का ई, अतोगुणे पर रूप अद और आद गुणा एतीत बहुवचने अदे बनाते हैं ना, तो एतीत बहुवचने अदस संबंधी जो एकार, ये अंतवत भाव से होगा या आदिवत भाव से होगा, बताओ जल्दी। यहां पर जो ऐसा अर्थ है ना, अदस संबंधी जो
एकार, उसको ई होता है, दै को मैं होता है। पूर्व का अंतवत मान लिया, अदस संबंधी एकार हमको अर्थ करना है, तो अंतादिवच्चय वहां त्रिपादी में भी पहुंच गए। अंतादिवच्चय ये बताने के लिए ये अदस संबंधी ए है। क्षीरपेण एक उदाहरण और दिया, क्षीरपेण एक उदाहरण और दिया है। क्षीर प, दूध पीने वाला, और उसके द्वारा टा, और यहां अ से उत्तर टा गसी गसा मीनात्स्या, इन आदेश, और इन दोनों को आद गुणा, क्षीरपेण न को न करना है हमको। एकाज उत्तर पदे ना, ये सूत्र लगाना 8वें अध्याय के चौथे पाद का। एकाज उत्तर पद में है जिसके, एकाज उत्तर पदे न, 8वें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है। सूत्र का अर्थ है एकाज उत्तर पद है जिसका, उस एकाज उत्तर पद समास में प्रातिपदिकांत नुम और विभक्ति में स्थित जो नकार है, पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर नकार को नकार हो जाता है। ये तीन है, ये प्रातिपदिकांत में, नुम में और विभक्ति में। किस में है ये? है जी, विभक्ति में है। प्रातिपदिकांत का उदाहरण अलग है, वृत्र हणाऊ। नुम का उदाहरण क्षीरपाणी, ये विभक्ति का। 3 उदाहरण बनेंगे। तो ये पूर्व का अंतवत मानने से या पर का अधिवत क्या मानेंगे? एकाज उत्तर पद, ये अ और ई को जो पे कह रहे हैं ना, क्षीर पे, पर का अधिवत उत्तर पद, पूर्व का अंतवत मानना पड़ेगा। पे इत्यस्य द्वितीयस्य एकास्तम उत्तर पदत्वम समासत्वम च। समास भी तो देखना है ना। एकार का अदस संबंधित तो नीचे जो लिखा है ना, उसी को पढ़ते जाते हैं। पे इत्यस्य द्वितीयस्य एकास्तम उत्तर पदत्वम। पे जो है इसका एकास्त उत्तर पदत्व समासत्व अंतवद भाव के अधीन है। शास्त्रीय शांत निष्ठ अदस्त्वस्य एक न्यायन अकारांत द्वयनिष्ठस्य अंतवत्वेन ऐकारांता आनयनेन ऐकारांते तत्र तत्संबंधिम तम अर्थात सिद्धम। शास्त्रीय शांत निष्ठ, ये तो अदस की बात होगी। शास्त्रीय शांत निष्ठ अदस्त्वस्य, अदसो शेर दादू दोमा, एक इति न्यायन शास्त्रीय शांत निष्ठ अदस्त्वस्य। एका पूर्व प्रयोग क्या है? एक इति न्यायन, क्या एक इति न्यायन? अकारांत द्वयनिष्ठस्य अंतवत्वेन एकारांत आनयनेन तत्र तत्संबंधित्वम अर्थात सिद्धम। त्रिपाद्याम अंतवद भावात प्रवृत्ति ज्ञापन द्वारा गूढ़ो विसंधि। त्रिपादी में अंतवद भाव की प्रवृत्ति के ज्ञापन द्वारा ये गूढ़ अभिप्राय है कि त्रिपादी में भी अंतवद भाव की प्रवृत्ति होती है। तो यहां पर मातु, ये देखिए मातु में री और अ के स्थान में ऊ हुआ है ना, तो पूर्वकांतवत मान रहे हैं पर का अधिवत।
त्रिपाद्याम अपि अंतादिवत भाव प्रवृत्ति ज्ञापन द्वारा। त्रिपादी में भी अंतवत भाव की प्रवृत्ति होकर के, और ये भ्रातुस्पुत्र ग्रहण इस बात को संकेत करता है कि न एकादेश निमित्तात् सत्वम भवति। गुरुजी, ये एकादेश निमित्तात् पूरा शब्द एकादेश निमित्तात् से ओहो ले रहे हैं ना, ओहो अर्थात उकार ले रहे हैं, निमित्तक, एकादेश निमित्त बराबर उ, ऐसे यहाँ पर जी एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका, ऐसा उकार का, ऐसे उकार से, ऐसे निमित्तात् ओहो सत्व प्रतिषेध, ऐसे निमित्त से उत्तर, एकादेश निमित्त उकार से उत्तर विसर्जनीय को सत्व नहीं होता। भ्रातुस्पुत्र में त्रिपादी में भी अंतादिवत भाव की प्रवृत्ति होती है। इस ज्ञापन के द्वारा यहाँ पर यह समझना चाहिए, पूर्वकांतवत परकादिवत। री और ए के स्थान में उ हुआ, अंतादिवत भाव की प्रवृत्ति होती है, पूर्वकांतवत परकादिवत। क्या सीमाण है यहाँ? इदुदुब्धस्य चा प्रत्ययस्य, इकार उकार उपधा वाला जो अप्रत्यय विसर्जनीय। ये जो है प्रत्यय विसर्जनीय तो बन गया, पर प्रत्यय विसर्जनीय बनते हुए भी नहीं होता है, सत्व नहीं होता है। ये पर का आदिवत होकर के ये अप्रत्यय विसर्जनीय तो बन गया, पूर्व का अंतवत होने से ये अप्रत्यय संबंधी बनेगा। री और ए के स्थान में री जैसा माना जाएगा, री के स्थान में उ हो रहा है ना, तो ये पूर्व का अंतवत होकर के उर जो आया है ये अप्रत्यय विसर्जनीय हो गया। पूर्व का अंतवत होने से प्रत्यय विसर्जनीय में तो अपने आप ही रुक जाएगा। अप्रत्यय विसर्जनीय में ज्ञापक की जरूरत पड़ रही है कि री और ए के स्थान में जो उ आया है पूर्व का अंतवत री के स्थान में मान लिया गया, पूर्व के अंत के समान री और ए को री जैसा मान लिया, और री ए दोनों के स्थान में आया हुआ री जैसा माना जाएगा, और उसी को तो रपर हो रहा है, तो अप्रत्यय विसर्जनीय हो गया। अप्रत्यय विसर्जनीय होते हुए भी भ्रातुस्पुत्र हमको ये दिशा दे रहा है कि विसर्ग को मूर्धन्य नहीं होता। ये जी यूं भी देख सकते हैं, पर का आदिवत होने के बावजूद भी प्रत्यय तो नहीं है, मना कर दिया, अप्रत्यय रहा। पर का आदिवत तो हो गया, पर अप्रत्यय रहा। पर का आदिवत में तो ए के जैसा माना जाएगा ना, ये री और ए, और हमें आश्रीमाण तो ए नहीं है ना, री है, रीत उत। रीत उत वहां जाकर के रीत उत जो सूत्र है री और अ के स्थान में उ हुआ है, और इस उ को हम री जैसा माने या अ जैसा माने, तो इदुदुब्धस्य प्रत्ययस्य सूत्र आश्रियमाण इकार उकार उपधा वाला प्रत्यय विसर्जनीय। तो इकार उकार उपधा अप्रत्यय विसर्जनीय, प्रत्यय ये प्रत्यय है, यह अप्रत्यय है। प्रत्यय अप्रत्यय का एकादेश, अप्रत्यय शब्द तो पढ़ा ही उस सूत्र में, अप्रत्यय आश्रियमाण है ना, तो पूर्व का अंतवत नहीं मान सकते, अप्रत्यय के जैसा ही मानना पड़ेगा, एकदम स्पष्ट है। प्रत्यय और अप्रत्यय जो है इसी तरह से तो देखते हैं इसमें अंतादिवच्चय में, कहीं द्विवचन कहीं अद्विवचन, कहीं प्रातिपदिक अप्रातिपदिक, कहीं सुप असुप। सुप और असुप का एकादेश वृक्षौ में सुप के समान मान लिया जाएगा। ब्रह्म बंधु में प्रातिपदिक अप्रातिपदिक का एकादेश प्रातिपदिक जैसा मान लिया जाएगा। देखो उस सूत्र के उदाहरण इसी तरह के हैं। पित अपित, पित अपित का एकादेश आश्रियमाण क्या है, द्विवचन है, द्विवचन का एकादेश द्विवचन, इदुदे द्विवचनम प्रगृहम, कुछ सूत्र मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूं।
ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम में द्विवचन अद्विवचन की बात आती है। सुप्तिंगंतम पदम में सुप और अशुप की बात आती है। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम में प्रातिपदिक अप्रातिपदिक की बात आती है। अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है। प्रातिपदिक अप्रातिपदिक का एक आदेश प्रातिपदिक के समान मान लिया जाता है। ब्रह्म बंधु प्रातिपदिक है, ऊंग अप्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक अप्रातिपदिक का एक आदेश प्रातिपदिक के समान। सार्वधातु अपित में अपित सार्वधातु गित्वत होता है। अपित और पित का एक आदेश अपित के समान मान लिया जाता है। पूरा उसमें इसी तरह से चलता है। तो यहां पर भी अप्रत्यय विसर्जनीय। तो ये देखो उदाहरण में अप्रत्यय क्या है, अपना जो ये उदाहरण इसमें अप्रत्यय क्या है, अप्रत्यय ये है, तो अप्रत्यय के समान ये ऊ माना जाएगा। तो त्रिपादी में भी अंतादिवच्य परिभाषा जाती है, कार्यकालम संज्ञा परिभाषा मान करके चली जाएगी। अंतादिवच्य परिभाषा जैसा मानते हैं क्या? परिभाषा अतिदेश है। अतिदेश है एक प्रकार का अंतादिवत। तो त्रिपादी में भी जाता है, ये त्रिपादी में भी जाता है। तो इससे क्या लाभ हुआ? एक तो हमें अमी रूप सिद्ध हो गया, क्षीर पेण भी बन जाएगा। वहां पर अमी में अदस संबंधी जो एकार। गुरुजी ये प्रसज्य प्रतिषेध और पर्युदास प्रतिषेध इन दोनों को यदि देखें तो फिर प्रसज्य प्रतिषेध के अनुसार आश्रियमाण देखें तब प्रसज्य के अनुसार देखेंगे तो फिर प्रत्यय विसर्जनीय बनेगा, नहीं बनेगा। तो नहीं, प्रत्यय विसर्जनीय बनेगा जी। अप्रत्यय को यदि हम प्रत्यय भिन्न ऐसा अर्थ लेकर के कहें तो प्रत्यय भिन्न मात्रिक री हो जाएगा। नहीं, आप जो बोल रहे हो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इसके अनुसार यदि मान लेना जी, तब प्रत्यय बच जाएगा। उसके तो फिर तो अपने आप ही नहीं प्राप्त है, हमारा वैसे इष्ट सिद्ध हो जाएगा। जी जी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ये पर्युदास प्रतिषेध को लेकर के ये समस्या उठा रहे हैं। हाँ, पर्युदास मान करके ही अप्रत्यय पूर्वकांतवत करेगा जी। त्रिपादी में भी अंतादिवच्य अपना कार्य करता है, ये दिखाना चाह रहे हैं। हाँ जी। नागेश जो है ना, एक गूढ़ अभिसंधि को प्रस्तुत कर रहे हैं, छुपी हुई एक रहस्य की बात कि यहाँ पर त्रिपादी में भी अंतादिवच्य सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए 3 उदाहरण तो इन्होंने दे दिए। एक क्षीर पेण का, पूर्व और पर के स्थान में वहां पर एकाज उत्तर पदे, ये उत्तर पद है, ये अनुत्तर पद है। इस तरह से आश्रियमाणता देखते हैं। देखिए ये उत्तर पद है प, इन अनुत्तर पद है। उत्तर पद अनुत्तर पद का जो एकादेश है वो उत्तर पद के अनुसार माना जाएगा। उसमें एकाज उत्तर पदे में एकाज उत्तर पद के आश्रियमाणता है ना। एकाज उत्तर पद है प, इन अनुत्तर पद है, तो उत्तर पद अनुत्तर पद का एकादेश पूर्व का अंतवत मान लिया जाएगा। और यहां अदस संबंधित्व और अदस से भिन्न इन दोनों का एकादेश अदस के समान मान लिया जाएगा। अदसो शेर दादु दोमा एतित बहुवचने, अदस संबंधी जो एकार। तो अदस का ए अदस के आश्रिय मानता है अदस, और इसमें दोनों में इसके अनुसार मान लिया जाएगा। अंतादिवच्य सूत्र बड़ा वो है, बहुत ही थोड़ा सा जटिल बन जाता है। ऐसे सामान्य रूप से शुरू में तो बताते समय ये कह देते हैं पूर्व का अंतवत मान लो, पर का आदिवत, ऐसा नहीं है। वो उसमें आश्रियमाणता की जो बात है ना, और वो आश्रियमाणता इस तरह से देखते हैं। वो सूत्र में कहीं द्विवचन पढ़ा है, कहीं सुप्तिंगंतम पदम में जैसे सुबंत तिंगंत पढ़ा है, कहीं अर्थवत धातु में प्रातिपदिक की बात है, कहीं उत्तर पद की, कहीं ये सब बातें अप्रत्यय विसर्जनीय। तो ये अप्रत्यय नैकादेश निमित्तात् सत्वम भवति, स्पष्ट हुआ। तो आप बोल रहे थे ना ये लक्षणा क्यों, ये कह रहे हैं कि यदि एकादेश निमित्त में
कर्मधारय समास सोनागेश कहता है तो निमित्त पद की जरूरत नहीं है ये वाक्य में, एकादेश निमित्तात, फिर तो एकादेशात ही कर दो। यदि कर्मधारय समास है एकादेश निमित्त शब्द में तो निमित्त व्यर्थ हो जाता है, फिर तो आप एकादेश ही कह दो। एकादेश निमित्त से क्या, वही तो बात, एकादेश जो निमित्त एकादेश दोनों का एक ही अर्थ है, निमित्त पद वही अर्थम, तो ये निश्चित हो गया कि ये बहुब्रीहि है। कर्मधारय निमित्त पद वही अर्थम इति बहुब्रीहिम एकादेश पदे लक्षणाम च दर्शयति। बहुब्रीहि भी मानना पड़ेगा और लक्षणा भी माननी पड़ेगी। एकादेश निमित्त है जिसका, एकादेश निमित्त है जिसका बहुब्रीहि मानना पड़ेगा, और बहुब्रीहि मानेंगे तो एकादेश शब्द में लक्षणा माननी पड़ेगी। एकादेश शास्त्र, एकादेश करने वाला शास्त्र वो निमित्त है जिसका। एकादेश और निमित्त का एक ही अर्थ निकलता है। कर्मधारय में एकादेशात का जो अर्थ करोगे ना वही एकादेश निमित्तात का निकलेगा। यदि आप कर्मधारय या मानते हैं तो निमित्त व्यर्थ हो जाता है। जो मातु जब बनाया हमने, यहाँ पर जो एकादेश जो है उ ये पूर्वकांतवत भी मान सकते पर का आदिवत भी, क्योंकि नहीं, पर वो ऐसे कैसे मानेंगे, अप्रत्यय विसर्जनीय, क्योंकि हमारे पास जो अस है ना, अस के सकार का लोप ऐसे थोड़ी है। वो आश्री मानता क्या है, पर जी ये मान ही नहीं रहे ना अ को प्रत्यय। ये अभी नहीं, पीछे वो जो तो भाष्य पढ़ा उसमें नहीं, एवं तर ही तो फिर वो मान लिया ना उन्होंने, प्रत्यय मान लिया। एवं तर ही तो कहा ही तब है जब वो क्या है जी, अप्रत्यय विसर्जनीय, अप्रत्यय विसर्जनीय मान करके एवं तरी कहा है। एवं तरही कहना ही तब बना जब वो अप्रत्यय विसर्जनीय पर पहुंच गए। उन्होंने यूं कहा ना कि अकार, मतलब ये सिद्ध तो यूं करना चाह रहा था ना उसको, लुप्यते अत्र प्रत्यय राजसस्य, राजसस्य लुप्त हो गया, सकार का सकार तो लोप हो गया, जो बचा है ना वो रह, वो अप्रत्यय विसर्जनीय है। अ को अब नहीं देख रहे कि जो अ बचा है वो वही तो दिखाया, वो तो जो है वो नहीं है ना, समुदाय निसंज्ञार, ये सारी जो बातें लिखी है कैट ने कि वो जो है सकार सन्निधि काल में तो आकार था प्रत्यय, पर जैसे ही सकार हटा अब अप्रत्यय नहीं रहा। तो उत्वेच कृते अवशिष्ट सकार एवं प्रत्यय संज्ञा, ऊ करने के बाद तो सकार मात्र प्रत्यय संज्ञा। एकादेश निमित्त में बहुब्रीहि करेंगे तो निमित्त शब्द तो व्यर्थ नहीं होगा, ये तो ठीक है। और व्यर्थ भी हो जाए कर्मधारय करने से कोई अनिष्टापत्ति भी नहीं है। कर्मधारय तो किया जा सकता है, एकादेश रूप जो निमित्त है उससे उत्तर, ऐसा करेंगे तो कोई अनिष्टापत्ति भी नहीं है। और लक्षणा का जो इन्होंने अधिक प्रयोग किया, निमित्त व्यर्थ हो जाए इसलिए लक्षणा प्रयोग किया, और हम कर्मधारय करके भी अनिष्टापत्ति न होने से कर तो सकते हैं। गुरुजी महाभाष्य में जो ये दिया है ना जी, महाभाष्य में नैकादेश निमित्ता सत्वम भवति जो प्रयोग है, इसकी कैयट की संगति लगा रहे हैं। एकादेश शास्त्रम निमित्तम यस्य तस्मात् परस्य, एकादेश का अर्थ कैयट ने एकादेश शास्त्रम किया जी, तो वो ये कहना चाह रहा है नागेश कि कर्मधारय समास में निमित्त पद का व्यर्थता है। क्यों? जो अर्थ एकादेश सात से निकलेगा वही एकादेश निमित्तात से निकलेगा। जी, निकल तो गया, निकल जाने के बाद कोई अनिष्टापत्ति नहीं है, केवल निमित्त शब्द व्यर्थ हो रहा है, ये तो ठीक है। पर ज्यादा क्यों बोलेंगे जी, मतलब कम में काम चलेगा तो ज्यादा क्यों बोलेंगे? तो कम में काम तो नहीं चल रहा है उनका भी, उन्होंने भी लक्षणा का आश्रयण किया ही, तो लक्षणा का आश्रयण करके फिर बहुब्रीहि करना पड़ रहा है। तो हम तो सरलता से कर्मधारय कर सकते हैं, एकादेश वही निमित्त है। एकादेश निमित्त, एकादेश जो निमित्त, एकादेश निमित्त क्या है? एकादेश हो गया उकार, वही निमित्त है। एकादेश तो उकार जी, एकादेश का अर्थ जो एक आदेश हुआ है दोनों के स्थान पर वो उकार, एकादेश जो निमित्त, और वही निमित्त, उस निमित्त से उत्तर सत्व प्रतिशत एकादेश, ऐसे। एकादेश जो निमित्त,
एकादेश जो निमित्त, गुरु जी वो इतना ही कह रहे हैं कैयट आदि कि ये निमित्त शब्द व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, व्यर्थ होने से भी कोई अनिष्टापत्ति भी नहीं है। ये ज्ञापक जो है समर्था पद विधि जो सूत्र है यहाँ पर भी प्रस्तुत किया है, वहाँ पर भी व्याख्या देखी जा सकती है। 8वें अध्याय में 180 पृष्ठ, 180 पृष्ठ पर है ये जो लिखा है ना, भ्रातुस्पुत्र ग्रहणम ज्ञापकम, एकादेश निमित्तात् सत्व प्रतिषेधस्य, ये तो इसी तरह का भाष्य है। ये यहाँ जो है ना, अप्रत्यय प्रत्यय विसरणीयश्चायं लुप्यते अत्र प्रत्यय, एकादेश शास्त्रम निमित्तम यस्य तस्मात् परस्य विसर्जने सत्वम न भवति इति ज्ञाप्यते। ज्यादा लिखा नहीं, उतना ही लिखा है। वही भाष्य जो यहाँ पर है वही वहां मिल रहा है। गुरु जी ये सकार सन्निधि काल क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। अस अवस्था में जब वो अस है तब आकार की प्रत्यय संज्ञा नहीं है, ऐसा। ये तो ये कह रहे हैं कि सकार सन्निधि काल में केवल आकार की प्रत्यय संज्ञा नहीं है, अस की प्रत्यय संज्ञा है जी। सकार की सन्निधि में, अर्थात अस में जो सकार है वो अस के साथ असहित जो समुदाय है उसकी प्रत्यय संज्ञा है, न केवल आकार मात्र की जी। उसके साथ अज के साथ जुड़ा हुआ सकार को सन्निधि बता रहे हैं यहाँ। तो कुतस्तदा आदेशात् ताम लप्स्यते, तो उस अ को जब हम वो करेंगे आदेश, तो वो आदेश जब अ को करेंगे तो प्रत्यय संज्ञा कहाँ होगी, जब वो प्रत्यय नाम है ही नहीं आकार का। अस का नाम प्रत्यय है, अ का नाम प्रत्यय नहीं, तो वो कैसे होगा। उत्वे च कृते, और जब उत्व कर लिया तो प्रत्यय नाम सकार मात्र बच गया। जैसे कि किसी एक हिस्से का लोप कर देते हैं तो लोप होने के बाद भी उसका वो नाम तो रहता ही है। इनका कहना ये बन रहा है कि मातृ अस है जैसे, तो हमने अ की तो प्रत्यय संज्ञा है नहीं, सकार के साथ जब अ है तब तो ये प्रत्यय है नहीं, री और अ को आदेश हो गया, उ हो गया, अब ये प्रत्यय मात्र बच गया इससे। जैसे कि किसी प्रकृति का एक हिस्सा लोप कर देते तो लोप हुई प्रकृति भी तो वही मानी जाती है ना। तो ऐसे ही अस के अ को हटा दिया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो स मात्र प्रत्यय बच गया, और स के साथ जब ये अ है तो अ प्रत्यय है नहीं, अकेला है। ये तो सही तर्क है बिल्कुल। गुरुजी इनके पास भ्रातुस्पुत्र ग्रहण था इसलिए ऐसे कही, नहीं तो ये कहते यही प्रत्यय है कह करके समाधान कर देते। चलो जो भी ये कह देते, पर अभी तर्क जो दिया जा रहा है वो तो सही जा रहा है कैयट का। हाँ जी, भाष्यकार ने तो कुछ कहा नहीं, बस इतना ही कहा लुप्यते अत्र प्रत्यय, प्रत्यय लोप हो गया बोल दिए। बाकी ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी प्रत्यय तो एकादेश में चला गया, ऐसा कह सकते थे। स का पहले लोप हो जाए और अ बाद में बच जाए और बाद में ये उ आदेश हो तब तो अ को प्रत्यय मान सकते हैं जी। यदि स किसी तरह से पहले लोप हो जाए जी और फिर अ बच जाए और बचे हुए अ को री और अ को आदेश करें तो उस अवस्था में तो अ प्रत्यय हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन अब यहाँ हो रहा है स के रहते हुए अ की जगह उ ला रहे हैं। हाँ जी, तो अ अकेला प्रत्यय है नहीं स की साथ में। गुरु जी यहाँ भ्रातुस्पुत्र था इसलिए नहीं है बता रहे हैं, नहीं तो खींचातानी करके तो कर ही दे। वो तो जी आखिर तो प्रयोगों को सिद्ध करना इनका लक्ष्य होता ही है। हाँ तो लक्ष्य से तो क्यों विचलित होगा कोई भी व्यक्ति। जी, इनका तो इसीलिए महाभाष्यकार इतना लिख करके लुप्यते अत्र प्रत्यय राजस्य कह करके एवं तरही करके दूसरा उदाहरण दे रहे।
ये एवं तरी इसीलिए दे रहे हैं कि भ्रातुष्पुत्र उनके दृष्टि में है। यदि ये न रहता अष्टाध्यायी में तो ये दूसरा भी कह सकते थे, कहते तो ऐसा है कभी कभी। हाँ नहीं, वो तो इनका पूरा लक्ष्य केंद्रित है ना। हाँ जी, ये तो शिक्षा देते हैं कि लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए आदमी को। प्रयोग केंद्रित है, लक्ष्य केंद्रित। जिस तरह भी लक्ष्य सिद्ध होते हैं उसको करते रहते हैं, माने थोड़ा आगे पीछे करना पड़े कर लेते हैं। एक नया प्रसंग चल रहा है। आपका प्रश्न था कुछ पीछे जी? ये जो 2 स्थानीय अनुवृत्ति लाए थे उनमें एक का अर्थ प्रसज्यमान कैसे करेंगे जी? कर्म साधन मानकर, स्थान शब्द को कर्म साधन मानकर, और वो सप्तम्यंत और प्रथमांत दोनों रखे जा सकते हैं। दोनों ही अर्थों में कर्म साधन है। इसका स्थीयते तद स्थानम, स्थीयते मानी प्रसज्यते तद स्थानम, प्रसज्यते तद प्रसंग। न्यासकार वहाँ यष्टि प्रवेशय न्याय लगाया है, वो स्थिति स्थानम कर दिया था उन्होंने, तो भाववाची बनाया था स्थान को, अभी प्रसंगवाची बना रहे हैं, इसलिए उनके लिए फिर कहना पड़ा यष्टि प्रविषय न्याय की तरह लक्षणा जी। स्थिति स्थानम, स्थिति स्थान भी होता है, जैसे कि नेयंग वंग स्थानावस्थी है ना, यंग वंगो स्थानम स्थिति अनयो। यंग वंग का स्थानी, षष्ठी समास करें तो वहाँ स्थान शब्द अधिकरण साधन, ऐसे अलग अलग एंगल से देखते हैं तो उसी तरह से कर लेते हैं। एक ही शब्द कारक भेद से बिल्कुल अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे स्थान शब्द का अर्थ, हाँ जी, ये जैसे पहले एक चर्चा आ चुकी है ना मित प्रसंग में, यदि चौंत्यात परा, मित पूर्वांत है, परादि है या अभक्त है। बिल्कुल उसी तरह की चर्चा है कि ये जो उरण रपरा से रपर होता है, ये पूर्व कांतावय होता है या परादि होता है या अभक्त होता है। 3 संभावनाएं, कथम वा पूर्वांत स्यात्, कथम वा परादि, कथम वा भक्ता। यदि अंता इति वर्तते तथा पूर्वांत, यदि अंत की अनुवृत्ति ला रहे हैं तो पूर्वांत बनेगा। अथ आदि इति वर्तते तथा परादि बनेगा। अथो वयम निवृत्तम ततो अभक्त। ऊपर से अनुवृत्ति लाते हैं ना, आद्यंतो टकितो से आदि की अनुवृत्ति लाएंगे तो फिर ये परादि बनेगा, और अंत की अनुवृत्ति लाएंगे तो पूर्वांत बनेगा, और किसी की भी न लाएं तो अभक्त बनेगा। इस तरह से देख रहे हैं। तात्पर्य पर्यालोचन न्यायेन केवल अवस्थानात् पक्षत्रय विमर्श। रेफ मात्र विधि में सूत्र का तात्पर्य पर्यालोचन न्यायेन केवल अवस्थानात् पक्षत्रय विमर्श। यद्यपि प्रसज्यमान एव रपरो भवति तथापि आनंग इव साक्षादत्र अर आर इत्येवं अविधानात्, अर और आर तो विधान नहीं कर रहे। तात्पर्य पर्यालोचन न्यायेन, तात्पर्य पर्यालोचन केवल अवस्थानात्, माने रेफ मात्र विधो सूत्र तात्पर्यात्। रेफ मात्र विधि में सूत्र का तात्पर्य है। तो इस तरह से आगे से ये बहुत सारे न्याय देता है। प्राप्ता प्राप्त विवेक न्याय तात्पर्य पर्यालोचन पर दिया है। मीमांसा का न्याय कोई ये ददना ज्योति। प्राप्त भी हो अप्राप्त भी हो, प्राप्ता प्राप्त विवेक न्याय। आगे इसको समझने के लिए एक
दो चीज़ें मैं समझ पाया हूँ, दो चीज़ों का अच्छा बोध होता भी समझ सकते हैं। एक तो नव्य न्याय का थोड़ा बोध होना चाहिए, नव्य न्याय की जो प्रक्रिया है उसका थोड़ा शब्दों का बोध होना चाहिए, और एक अर्थ संग्रह है जो मीमांसा का एक ग्रंथ है, आदि सबसे मूल जो पुस्तक है, प्रारंभिक जो प्रवेशिका है मीमांसा में, जो प्रवेश करने के लिए अर्थ संग्रह नाम की एक पुस्तक है। कश्चात्र विशेषा देखिए, अभक्ते दीर्घ लत्व यग अभ्यस्त स्वर हलादि शेष विसर्जनीय प्रतिषेधा प्रत्यय व्यवस्था से 7 उदाहरण दे रहे हैं। अभक्त पक्ष को सबसे पहले प्रस्तुत कर रहे हैं। अभक्ते प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ है अभाव या निवर्तन। सबके साथ संबंध है इसका प्रतिषेध का। दीर्घ प्रतिषेधा, लत्व प्रतिषेधा, यक प्रतिषेधा, व्यस्त प्रतिषेधा, ऐसे सभी के साथ षष्ठी समास। अभाव या निवर्तन, आद्यस्यादिति शेषा, द्वितीय वक्तव्यमिति शेषा। यदि अभाव अर्थ लेते हैं ना प्रतिषेध का, तो स्यात् ऐसा अध्यार करना पड़ेगा क्रिया का, और यदि निवर्तन करते हैं तो फिर वक्तव्यम ऐसा अध्यार करना पड़ेगा। यदि अभक्ता दीर्घत्व न प्राप्नोति, गीपू, ग्री और प्री धातु से क्विप प्रत्यय करके रीति धातु दोष्ट पूर्व से ही तुत्तु कर रहे हैं। देखिए, ग्री धातु क्विप प्रत्यय गिर बन गया, विप का सर्वा परिलोप, और ये प्री विप सर्वा परिलोप पूर्व बन गया, उदोष्ठ्य पूर्वस्य। रेफ वकारांत से धातु दीर्घत्व न प्राप्नोति। सूत्र का अर्थ है रो रूप दीर्घ का रेफांत और वकारांत धातु की उपधायक को दीर्घ होता है। जो अभक्त हो गया तो फिर रेफांत धातु ऐसा कुछ नहीं कह सकते। यदि अभक्ता दीर्घत्व न प्राप्नोति, गी पू विसर्जनीय प्रतिषेधा प्रत्यय व्यवस्था च। दीर्घ का प्रतिषेध होने लगता है, क्या अर्थ निकलेगा इसका? दीर्घ प्रतिषेध, दीर्घ प्रतिषेध स्यात्, ऐसा अर्थ निकलेगा। दीर्घा भाव स्यात्, दीर्घ का अभाव होने लगेगा, दीर्घ का प्रतिषेध होने लगेगा। किम पुनः कारणम रेफ वकाराभ्याम धातुर विशेष्यते। अवांतर चर्चा चला रहे। दीर्घ का प्रतिषेध प्राप्त होता है, माने दीर्घ का अभाव प्राप्त होता है। रेफ वकारांत धातु के उपदायी को दीर्घ होता है। एक अवांतर चर्चा उस सूत्र के ऊपर चला रहे हैं, रोर उपधाया दीर्घिका पर। ऐसा क्या कारण है कि रोर उपधाया में रेफ और वकार के द्वारा आप धातु को विशेषित करते हो, न पुनः पदम विशेषित। यदि ऐसा अर्थ किया जाए, रेफ वकारांत पद को, पद भी तो अनवर्तमान है ना वहां पर, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर पद को यदि विशेषित करते हैं, रेफांत पद, ठीक है, ये धातु तो नहीं है, इससे स्वाद्युत्पत्ति करेंगे, सु का हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, सु का हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, तो रेफांत पद तो है, रेफांत धातु तो नहीं है। रेफ वकाराभ्याम पदस्य ऐसा क्यों नहीं कर रहे? नैवम सक्यम यह भी प्रसज्जित। एक प्रत्युदाहरण दे रहे हैं, तो जैसे अग्नि ससद रू हो गया ना, रेफांत पद को तो यहाँ अतिव्याप्ति होने लगेगी। एवं तरी ऐसा करो, रेफ वकार से तो पद को विशेषित करो और धातु से इक को विशेषित करो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करेंगे, ये दे रहे हैं अर्थ। रेफ वकारांत पदस्य धातोरिक, रेफांत और वकारांत तो पद होना चाहिए और धातु संबंधी इक होना चाहिए। ये धातु संबंधी इक नहीं है,
और ये धातु संबंधी इक है, धातु संबंधी इक तो है, रेफांत पद है, धातु संबंधी इक है, धातु के द्वारा इक को विशेषित कर दो। एवं भी ऐसा करोगे ना तो भी प्रियम ग्रामणी कुलम अस्य प्रिय ग्रामणी प्रिय सेनानी अत्र प्राप्त होती। एक विप्रत्यांत है, देखिए प्रिय ग्रामणी कुलम अस्य, प्रियम ग्रामणी कुलम अस्य, ऐसा विग्रह कर रहे हैं। प्रिय है ग्रामणी कुल जिसका, तो प्रिय ग्रामणी शब्द बन गया, मान लीजिए प्रिय है ग्रामणी कुल जिसका, प्रिय ग्रामणी, प्रिय सेनानी अत्रापि प्राप्त होती। कैसे? यूं अर्थ करोगे ना आप, ये सु आकर के सज सो रू आएगा, ऐसा हुआ ना, तो रेफांत पद और धातु का इक, धातु का इक तो है, पिबंतो धातु तुमने जाति, धातु का इक है ये, तो यहां दीर्घ होने लगेगा। एक दोष बाकी बच गया यहां पर, आगे मैं बताता जाऊंगा कि यहां दोष बच रहा है या नहीं बच रहा है। तस्मात् धातुरे विशेष्यते, धातु च विशेष्यमाणे इह न प्राप्नोति। गीपू धातु को विशेषित करेंगे तो यहां पर दीर्घ प्राप्त नहीं होता, दीर्घ का अभाव होने लगेगा, दीर्घ का अभाव होने लगेगा, दीर्घ निवर्तित होने लगता है, दीर्घ की निवृत्ति होने लगती है, दीर्घ की, यदि हम अभक्त रखते हैं, क्या कहना चाहिए यहां पर, निवर्तन पक्ष में क्या कहना चाहिएगा अर्थ, अभाव पक्ष में तो सही बैठ गया, रेफ अकारांत धातु को दीर्घ प्राप्त होगा और दीर्घ प्राप्त नहीं हो पाएगा, दीर्घ का अभाव प्राप्त होने लगेगा। निवर्तन अभाव तो यूं होगा ना, अभाव एक दीर्घ का अभाव, और निवर्तन मानी दीर्घ तो प्राप्त हो रहा है, उसकी निवृत्ति, दीर्घ की निवृत्ति, निवर्तन मानी निवृत्ति, दीर्घ प्रसंग की निवृत्ति। गुरुजी ऐसे करेंगे, जो प्रतिषेध है वही निवर्तन है, और यदि निर्वर्तन मानेंगे तो प्रतिषेध का निर्वर्तन वक्तव्य, वह षष्ठी कर देना पड़ेगा, प्रतिषेध का निर्वर्तन करना चाहिए, वक्तव्यम के साथ जोड़ दें, और एक प्रतिषेध रूप निवर्तन। पर ये निवर्तन लिख रहे हैं, 8 नंबर टिप्पणी देखिए, निवर्तन लिख रहे हैं, एक व्यधिकरण मान करके सही करेंगे, एक समानाधिकरण मान करके सही करेंगे। निवर्तन करते हुए षष्ठी समास बता रहे हैं, आप तो निर्वर्तन में षष्ठी समास बता रहे हो ना। जो निवर्तन है हाँ, वही प्रतिषेध है, प्रतिषेध अर्थात निवर्तन, इसमें षष्ठी समास बता रहे हैं 8 नंबर। अतएव तेन षष्ठी समास उपपन्न, अतएव तीन षष्ठी समास है उपपन्ना, प्रतिषेध का उसके साथ षष्ठी समास बन जाएगा, द्वंद्वान्ते श्रवणात् प्रत्येकम संबंधात्। और समास थोड़ा चेंज करके दोनों ठीक किया जा सकता है गुरुजी, मैं थोड़ा और देखता। अभावः निवर्तनम च आद्यस्यादिति शेष, द्वितीय वक्तव्यमिति शेष। दूसरे अर्थ में वक्तव्य शेष है, वक्तव्यम दीर्घत्वम न प्राप्नोति, दीर्घत्वम वक्तव्यम, यदि अभक्ता दीर्घत्वम वक्तव्यम, ऐसा बोलना पड़ेगा। किम पुनः कारणम, ये तो हो गया ना पूरा। लत्वम च न सिद्ध्यति निजे गिल्यते, हाँ रह गया ना एक दोष, अभक्त पक्ष में एक दोष रह गया। अब दूसरा लत्व पर आ जाओ, लत्वम च न सिद्ध्यति,
निजे गिल्यते ग्रो यंगी ग्री निगरणे धातु का रूप है लत्तुम न प्राप्नोति। निजे गिल्यते देखिए ग्रो निगरणे ये यंग है ना, नी उपसर्ग है जे गिल्यते। ग्रोयंगी सूत्र से लत तो नहीं पाएगा क्योंकि ये अवयव षष्ठी है ना ग्रह, ग्री धातु का अवयव जो रेप, अब ये तो अभक्त है, ग्री धातु का अवयव नहीं है ना, तो ये लत तो सिद्ध नहीं होगा। नैस दोषा ग्रहित अनंतर युग ऐसा षष्ठी अनंतर शब्द अव्यवहितवाची है, यूं कह देंगे ग्री के समीप जो रह है उसका लय होता है। एवं भी स्वर जे गिल्यते में अतिव्याप्ति होने लगेगी। यहां यदि हमने नी उपसर्ग की जगह मान लीजिए स्वर लगा दिया, अब देखिए आप अनंतर करने से तो यहां भी पाएगा, समीपस्थ रह को हो जाता है। एवं तरी यंगा अनंतरिम विशेषी श्यामा, ऐसा करेंगे यंग के परे रहते ग्रोएंगे, यंग के पर रहते ग्री के समीप, ऐसा अर्थ करेंगे। देखिए यंग के पर रहते ग्री धातु के समीप जो रह, अथवा ग्रह को पंचमी मानेंगे ग्रोएंगी, ग्रह से उत्तर, पंचमी में भी रूप तो वही बनना है, ग्रह से उत्तर रह को लय होता है यंग के पर रहते, तो ये दोष नहीं रहा, समाधान कर दिया इसका। अभक्त पक्ष में जो ये दूसरा दोष था इसका समाधान हो गया। तीसरा यक्षवर, यक्षवरश्च निषिध्यति गीर्यते, अभक्त पक्ष में ये कह रहे हैं गीर्यते, देखिए रीति धातु यक और ते, अचा कर्तृ ये स्वर नहीं प्राप्त होता, रेप का व्यवधान हो जाएगा। अचा कर्तृ यकी रेप से व्यवधान हो जाएगा, आद्युदात होता है, विकल्प से आद्युदात। 6-1-95 सूत्र है, 6-1-195 विकल्प से आद्युदात होता है ना। छह 195 अजंत जो उपदेश में धातु कर्तृय की, कर्ता में यक आए ना, वो कर्ता एक वो ही होता है, कर्म कर्ता में जो यक आता है उसको कर्तृयक कहते हैं। अजंत धातु हो कर्ता यक हो तो विकल्प से आद्वात होता है। लुयते के द्वारा स्वयं एवं, गीर्यते ग्रासा स्वयं एवं। तो यहां पर रेफ के द्वारा व्यवधान होने से अचा कर्तृ की यकी ये स्वर नहीं पाएगा, रेफ के द्वारा व्यवधान। नैष दोषा स्वर विधो व्यंजनम अविद्यमान वद भवति इति नास्ति व्यवधानम, ये रे व्यवधान नहीं बनेगा। स्वर विधायक स्वर विधि में व्यंजन अविद्यमान वत होता है, ये स्वर विधो व्यंजनम अविद्यमान वत भवति, नागेश ने इसको एक देश समाधान कहा है, क्योंकि हल स्वर प्राप्तो स्वरो अविद्यमान वत भवति, हल को स्वर प्राप्ति होने पर स्वरोद्देश्यक विधि में व्यंजनम अविद्यमान वत ऐसा परिभाषा का स्वरूप है। अतएव अचा कर्तृ इति सूत्रे, अचा कर्तृ सूत्र में अचा इति चरितार्थम, तभी अचा चरितार्थ होगा। अजंत धातु कर्तृय की तथापि तद अनाश्रयण एक देशी उक्ति भाष्यमिति तत्वम। उद्योत की बात समझ में आई। हल स्वर प्राप्ति, हल को जब स्वर की प्राप्ति हो, स्वरोद्देश्यक विधोचय इदम, या दूसरी बात स्वरोद्देश्यक विधि हो, दो बात कही है नागेश ने। हल को स्वर प्राप्ति, हल स्वर प्राप्ति का अर्थ है हल के स्थान में उदात्त अनुदात्त स्वरित प्राप्त हो रहा हो, हल को, या स्वरोद्देश्यक विधौचय इदम व्यंजनम अविद्यमानवत। स्वरोद्देश्यक विधि का अर्थ है स्वर को उद्दिष्ट करके कोई कार्य किया जाए, तो व्यंजनम अविद्यमानवत भवति। हाँ जी, जब आदि उदात्त अनुदात्त कुछ भी करते हैं तो हल को भी प्राप्त है।
नहीं ऐसा, उसमें ऐसा शुरू में ही जो सूत्र है ना ये स्वर प्रकरण, इसमें ऐसा कहा है कि अच की अनुवृत्ति नहीं है। सामान्य रूप से उच्चैर उदात्ता नीचैर अनुदात्ता, हल को भी होते हैं उदात्त अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त हल को भी होते हैं, लेकिन ये जो स्वर हम लगाते हैं ना जब, तो वो अविद्यमानवत हो जाता है, तो स्वर को ही होता है, और जो स्वर को स्वर होता है वही व्यंजन को होता है। स्वर का उदात्त है तो व्यंजन भी उदात्त हो जाता है, स्वर अनुदात्त है तो व्यंजन भी अनुदात्त होता है। अन्वक भवति व्यंजनम, वो जो परिभाषा है वो वहीं चलती है, पीछे चलता है, स्वर के पीछे चलने वाला होता है। स्वर उदात्त है तो व्यंजन भी उदात्त, स्वर अनुदात्त है तो व्यंजन, स्वर स्वरित है तो व्यंजन भी स्वरित, ऐसे अन्वक भवति व्यंजनम का उसका तात्पर्य यही है। नागेश ने ये क्या लिखा है, अतएव अचा कर्तृ सूत्रे अचा इति चरितार्थम। हल स्वर प्राप्ति में स्वरोद्देश्यक विधि में व्यंजन अविद्यमानवत होता है, अतएव इस कारण अचा कर्तृ सूत्र में जो अच पढ़ा है वो चरितार्थ होगा। कैसे चरितार्थ होगा, अतएव अचा कर्तृ सूत्रे अचा इति चरितार्थम। अचह जो है उसकी चरितार्थ तभी होगी जब हल स्वर प्राप्ति। हाँ ठीक है, ये यूं कहना चाह रहे हैं कि अचय की चरितार्थता तो तभी होगी ना जब व्यंजन अविद्यमान होगा। कोई ना कोई अच तो होता ही है धातु में, जैसे लू धातु है, गीर धातु है, तो अचय है, व्यंजन अविद्यमान होगा तभी हम उसको अच को स्वर कर पाएंगे। स्वरोद्देश्यक विधि होगी तो अच को विकल्प से आद्युदात होता है, अच को विकल्प से आद्युदात होता है, नहीं तो फिर वो केवल आजादी धातु में ही लगेगा फिर तो है। जो व्यंजनादि धातु है वहां तो ये सूत्र लग ही नहीं पाएगा। तो ये भी समाधान हो गया। चौथा अभ्यस्वर, अभ्यस्वरश्च निषिध्यति माहि स्मते पिपरु माहि स्मते बिभरु, ये उदाहरण है। पिपरु बिभरु प्री धातु है, कर्तृ शब्द इसका लुक हो जाएगा, ये झी आया, प्री धातु है, प्री 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 हरस्व है, दीर्घ हरस्व है, लंग लकार हरस्व है, ये दुर्वचन आदि हो गया, प्री प्री दुर्वचन हुआ। अभ्यास में अर्थी पिपर्तोष जैसे इत हो गया, इसको उरत सूत्र से अर होगा, हलादी से सा, फिर अर्थी पिपर्त्योष जैसे ई हो गया। पिप्री और आगे हो गया सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त जैसे जुस हो गया। जुस हो गया और जुसी जैसे जुस के पर रहते गुण हो गया, जुस के पर रहते इसको गुण हो गया, तो ये रूप बना जुस के पर रहते इसको गुण हुआ, तो ये रूप बना जुसी च पर। तो अभ्यस्वरस्त निषिध्यति माहिस्मते पिपरु माहिस्मते विभरु। अभ्यस्ता नाम आदि आद्युदातो भवति आजादो लय सार धातु की, आजादी लय सार धातु का है ना परे, रे का व्यवधान आ जाएगा, रेफेण व्यभितत्वात्। मांग का प्रयोग अड अभाव के लिए है, यदि हम अट ले आएंगे तो अट को स्वर होने लगेगा, और ही का प्रयोग निघात निषेध के लिए है। स्मय शब्द लंग सिद्धि के लिए है। मां ही स्मते पिपरु, स्मय जो है ना स्मोत्तरे लंग से कर दिया, और मांग का प्रयोग अटाट को मना करने के लिए, नहीं तो फिर आटी स्वर बलवान हो जाएगा,
अभ्यस्तनामादि तो लगेगा नहीं। और इधर ही का प्रयोग है, ही यदि नहीं डालें, मास में ते पिपरू, यदि ही नहीं डालें तो ही चे सूत्र नहीं लग सकता। 8वें अध्याय के पहले पाद का तिंग अतिंगा से अतिंग को निघात कर देगा, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात कर देगा, पिपरू निघात हो जाएगा। ये जो ही प्रयोग हो जाता है ना, तो ही चे एक सूत्र है 8वें अध्याय के पहले पाद में, तो ही चे सूत्र इसका मना कर देता है तिंग अतिंगा का। तो ही तो इसलिए डाला तिंग अतिंगा को बचाने के लिए। नए से दोषा इसमें भी वही बात कह दी, स्वर विदो व्यंजनम अविद्वानवत भवति नास्ति व्यवधानम, रे का व्यवधान नहीं बनेगा, पिपरु समाधान कर दिया। हलादि शेषा, हलादि शेषश्च न सिद्ध्यति, वृत्त वृत्त दुर्वचन होगा, अभ्यास से हलादि शेषो न प्राप्त होती, ये दोष बचा रहा। यदि वो अभक्त है ना, अभक्त, तो वृत्त वृत्त दुर्वचन हुआ और उरत सूत्र लगेगा, वृत्त वृत्त दुर्वचन होगा तो हलादि शेषा व्री, और इसको फिर उरत हुआ तो ये अभक्त हो गया, अभ्यास का भाग तो है नहीं, ये हलादि शेषा नहीं हो सकता, रे बस बैठा रहेगा, रे हटेगा नहीं। तो ये दोष बचा रहा। विसर्जनीय, विसर्जनीय से प्रतिषेध वक्तव्य, नारकुटा है जैसे, नृकुटी शब्द से अण प्रत्यय किया, नृकुटी अण प्रत्यय किया, अण के पर रहते आदि अच को वृद्धि, नार, और ये अभक्त है तो खर अवसान और विसर्जनीय, खर और अवसान के पर रहते विसर्जनीय प्राप्त होता है, तो ये तो नहीं पाएगा, ये तो अभक्त होने पर। जिससे सुप्तिंग विधि तदादि सुबंत और तिबंत रेफांत से पदत्वाद विसर्जनीय प्रसंग, यस्मात् सुप्तिंग विधि, क्या कह दिया प्रदीप ने, जिससे सुप्तिंग होता है तदादि सुबंत और तिंगंत होता है, रेफांत से पदत्वाद विसर्जनीय, रेफांत से पदत्वाद विसर्जनीय प्रसंग। नृगुटी शब्द से भवादि अर्थ में अण आया, नृपतेर दित्य दित्यादित्य न्याय प्रत्यय किया, नारपत्या दूसरा उदाहरण है ना, तो नृपति शब्द से न्याय करेंगे और नृकुटी से अण करेंगे भवादि अर्थ में। तो ननु रेफांता न शुभ विधि कथम तदंत प्रत्यय लक्षण पदत्वम, अतः यस्मात् सुप्तिंग विधि, जिससे सुप्तिंग लाया जाता है, इसको रेफांत पद को होता है ना विसर्जनीय, तो इन्होंने कहा कि ये रेफांत पद विसर्जनीय प्रसंग पाएगा, ठीक है ना। कैसे पाएगा विसर्जनीय प्रसंग, ये कह रहे हैं जिससे सुप्तिंग विधि, नृ से भी तो बीच में यहाँ पर प्रत्यय आता है ना, अंतर्वर्तनी विभक्ति, इसका लुक हो गया है, मनुष्य की कुटी, ऐसा कहना चाह रहे हैं, मनुष्य की कुटी। तो यहां पर गस विभक्ति आई है ना नृ से, यस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि सुबंतम च तिङन्तम च पदम भवति, तो रेफांत यहां पर पद संजय हो जाएगा, क्योंकि बीच में आकर आया बैठा है ना, तो रे ऐसा है ना, नृ गस कुटी इस तरह से है। ये गस प्रत्यय जो आया है नृ से आया है, तदादि सुबंत, तदादि मैंने नृ आदि वाला और बीच में रह आ गया, और यहां पर जो है सुप है, तो तदंत पद संज्ञा को हो गया, तो इस रे की रेफांत की पद संज्ञा हो जाएगी, प्रत्यय लक्षण से हो जाएगी। रेफांता न शुभ विधि, रेफांत से तो शुभ विधि नहीं की, कथम तदंतस प्रत्यय लक्षण, कहते हैं यस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि सुबंतम, ऐसा मान करके पाएगा। यस्मात् विधि तद वृत्ति नृ शब्दत्वम ना शब्द स्थानीय भावेन, जिससे हम लाए हैं, नृ से लाए हैं ना, और नृ को नार बन गया, तो नृ स्थानीय भाव से ना तो मान ही सकते हैं, ना मात्र, रे को मान लीजिए अलग रख दिया। यस्मात् विधि, आगे इसकी बात देखिए, यस्मात् विधि तद वृत्ति नृ शब्दत्वम ना शब्द स्थानीय भाव तदादित्वम च रेफांतस्य मुख्यम सुबंतत्वम च प्रत्यय लक्षण, सुबंतत्व तो प्रत्यय लक्षण से है, और रेफांत का
तदादित्व तो बन ही जाएगा। नृ आदि में जिसके रेप पर्यंत, तो खरवसान विसर्जनीय रेप को विसर्ग पाएगा यदि इसको हम मानते हैं, अभक्त मानते हैं, ये दोष बना रहा। और आखिरी वाला है प्रत्यय व्यवस्था। प्रत्यय माने विकर्ण प्रत्यय, ये लिख लो। विकर्ण प्रत्यय की अव्यवस्था पाएगी, प्रत्यय व्यवस्था न प्रकल्पित, कीर्ता गिरता, रेफोयम रेफोपी अभक्ता, प्रत्योपी अभक्ता, व्यवस्था न प्रकल्पते। जैसे एक क्री धातु है और इधर श है, तुदादिव्यश है, रेफ भी अभक्त है और श भी अभक्त है, तो व्यवस्था निभाएगी। रेफोपी अभक्त प्रत्योपी अभक्त, व्यवस्था न प्रकल्पते। कीर्ता हमको रूप बनाना है, विकर्ण प्रत्यय की व्यवस्था नहीं पाएगी, प्रत्यय व्यवस्था। जैसे मान लीजिए क्री को, ये ऐसा कुछ देख रहे हैं कि क्री को हमने कर दिया कीर्त, उदाहरण दे रहे हैं ना, ती का उदाहरण नहीं दे रहे। तस में सार्वधातुकम अपित से ये गीतवत है, गुण तो हो नहीं सकता। रीतित धातु ईर कर दिया और ये तस, और अब करेंगे तुदादिभ्यस, कर्तावची सार्वधातु पर रहते, धातु से ये बीच में आकर के यहां श कहीं यहां बैठने लगेगा। अभक्त है ना ये। एक वचने कीर्ति नित्यत्वात् पूर्व विकर्ण, एक वचन में तो उदाहरण नहीं दिया, टिप आएगा तो नित्य होने से पहले विकर्ण हो जाएगा। लेकिन अंगम तो कार्यम अनित्यम, अकृते विकरणे गुणा प्राप्नोति, कृते तो इत्वम। विकर्ण नित्य है, अंग कार्य नित्य है, क्योंकि विकर्ण करे बिना अकृते विकर्ण, विकर्ण नहीं करते तो केट कह रहा है कि गुण प्राप्त होता है। कृते तो इत्वम प्राप्नोति, द्विवचने तो द्वयोरपि नित्यत्व, दोनों है परत से इत हो जाएगा। तत्रेफो अभक्तत्व न धात्वयव विकर्ण होने स्यात्, सही धातु परो विधीयते। धातु से परे होता है ना तो विकर्ण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बता सकते हैं? विकर्ण नहीं हो पाएगा रेफ का व्यवधान होने से। यदि यहाँ पहले रीति धातु पहले हो जाए, जैसे हम तस लाए तो दोनों ही नित्य हैं। इसके करने पर भी विकर्ण पाता है, इस विकर्ण के करने पर भी ये पाता है। रीति धातु करने पर भी विकर्ण पाता है और विकर्ण करने पर भी रीति धातु पाता है। इसी तरह से विकर्ण करने पर भी ये पाता है, इसके करने न करने पर भी पाता है, करने पर भी पाता है। विकर्ण कर लो तो भी रीति धातु पाएगा, विकर्ण ना करो तो भी पाएगा। अब विकर्ण को देख लीजिए, रीति धातु कर लें तो भी विकर्ण पाएगा, ना करो तो भी पाएगा। दोनों के नित्य होने से परत्व से रीति धातु हो जाएगा, तो फिर ये प्रत्यय की इष्ट व्यवस्था नहीं पाएगी। कहाँ बिठाएं इसको? यदि यहाँ बिठाते हैं तो हमारे को प्रयोग नहीं बनता है, और यहाँ कैसे बिठाएं? बीच में ही आ जाएगा। और उसमें ये भी है, सार्वधातु परे रहते पूर्व में धातु से श होता है, इसका व्यवधान आ रहा है। और इससे नहीं व्यवधान आ रहा है ना, इसके सार्वधातु परे रहते, कर्तावची सार्वधातु परे रहते धातु से यहाँ पर बिठाएं तो इसका व्यवधान आ रहा है। रूप भी नहीं बनेगा और व्यवधान भी आ रहा है। और इधर यदि इधर इसको करते हैं यहाँ तो कैसे बिठाएं, इसका व्यवधान आ जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर इन्होंने बताई। कौन सा? सब मतलब विकरण रीति धातु पर वो ऐसे देखते हैं ना, रीति धातु कर लो तो भी विकर्ण पाएगा। कैसे पाएगा? फिर कर लिया रीति धातु तो कर लिया, करने के बाद भी धातु से परिचय पाएगा। तो फिर ये व्यवधान जैसे अभी देख वो रहे तो है अव्यवस्था पर पाए तो का सामान्य रूप से पाएगा, उसमें कहीं भी वो होने लगे ना। जैसे अभी पक्ष देख रहे हैं वैसे नहीं देख रहे हैं, उस मतलब थोड़े से वो तो बस इतना देख रहे हैं कि वो पाने लगेगा।
तिप में तो जो है ना, तिप में तो इसीलिए द्विवचन का उदाहरण दिया, नित्य होने से पहले विकर्ण हो जाएगा। क्यों? क्री आगे तिप है ना, तो नित्य होने से, किसके नित्य होने से? कीर्ति नित्य आंगम तो कार्य में नित्यम, आंग जो कार्य वह नित्य है। कीर्ति सप नहीं, शय गुण होता है ना, किर अति। आंग कार्य अनित्य है, एक वचने कीर्ति नित्य तत्पूर्व में। विकर्ण आंग कार्य अनित्य है, अकृते ही यदि हम नहीं करते हैं, विकर्ण नहीं करते हैं तो गुण प्राप्त होता है, और करने पर ईत्व प्राप्त होता है। ऐसे अलग अलग कार्य प्राप्त होते हैं। कीर्ति में विकर्ण कर लेते हैं ना, बीच में सप ला करके बिठाते हैं, शय ला करके बिठाते हैं तो रीति धातु होने लगता है। शय नहीं लाते हैं तो सार धातु गार धातु का गुण होने लगता है। एवं तरी पूर्वांत कृष्यते, अच्छा तो पूर्वांत कर देते हैं। पूर्वांत में रु अवधारणम विसर्जनीय प्रतिषेधो एक स्वरश्च, यदि पूर्वांत रोर अवधारणम कर्तव्यम, रू का उदाहरण करना चाहिए। रो सुपी रो रे विसर्ग, रो रे सुपी अन्यस्य, सर्पिसु धनुषु हिमाभूत गीरसु दूरसु, अवधारण करना चाहिए। वो जो रो सुपी सूत्र है ना, 8वें अध्याय के 3रे पाद का जो भो भगो अघो अपूर्व योशी से पहले सूत्र है, कहते रोर अवधारणम कर्तव्यम, सर्पिसु धनुषु। हाँ, पूर्वांते रु अवधारणम, रु अवधारणम। देखिए सर्पिसु दो रूप बनते हैं, ये एक दे रखा है, दूसरा लिख सकते हो आप। सर्पिसु एक और दूसरा सर्पिसु वासरी, ये वासरी की बात है। धनुषु धनुषु रोरवधारणम, रो रे सुपी नान्य से, रू को ही गीरशु में नहीं होता ना। देखिए गीरशु में ये जो है रेप इण में आ जाता, आदेश प्रत्यय मूर्धन्य, तो ये गीरशु में रू का रह नहीं है, ये गीर तो धातु का रह है। परादो शुभ ग्रहणन गृह्यते इति न पदान्तत्वम अस्ति, यदि हम परादी कर देते हैं तब तो हमारे को गीरशु में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये यदि परादी हो जाए ना, इसका भाग हो जाए, तब तो इसको विसर्ग पाता ही नहीं। अभक्त पक्षे भी ददादि वचनात् प्राप्ति यदि कर्तव्य रू अवधारणम, अभक्त पक्ष में भी रो सुपी बनाना पड़ता है। आगे कह देंगे कि ये तो कर ही रखा है, इसमें क्या है, पर अभी तो इन्होंने ये एक लाभ देखना चाहते हैं। पूर्वांत पक्ष में रो अवधारण करना पड़ता है, ये एक अतिरिक्त कथन करना पड़ता है। पूर्वांत पक्ष मानिए जब र इसका भाग है ना गी का, तो रू को अवधारण करना पड़ता है, अर्थात रो सुपी सूत्र बनाना पड़ता है। रो रे विसर्गा सुपी नान्य से, सुप के पर रहते विसर्ग हो तो रू के रह कोई हो, जैसे यहाँ ससज रू होता है, इसी को विसर्ग होता है, यहाँ तो रू का रह नहीं है। परादो भी सती अवधारण कर्तव्य चतुर्सु इत्यम अर्थम, कहते हैं परादी में भी करना पड़ेगा अवधारण तो चतुर्सु के लिए, जैसे चतुर्सु शब्द है, और यदि चतुर्सु में क्या है, चतुर्सु अवधारण तो करना ही पड़ेगा, रू के रह को ही विसर्ग होता है। चतुर्सु इत्यम अर्थम, चतुर्सु के लिए हमको करना पड़ेगा, परादी में भी। उरन प्रत्यांत है, चतुर शब्द आगे सु आया। यदि हम ऐसा सूत्र बना दें, खरवसानुर विसर्जनीय रो सुपी, रू के रह कोई होता है, सुप के पर रहते, ये रू का रह नहीं है, तो अवधारण तो करना ही पड़ेगा।
आप परादी भी करते हो तो ठीक है, यहां तो नहीं होगा। रेफांत पद को विसर्जनीय होता है ना। गीर्षु, इसको यदि परादी कर देते हैं, परादी कर देते हैं तो ये र इसका भाग है ना। तो परादी में रेफांत पद को विसर्जनीय होता है, उसको अवधारण करके रो सुपी में सीमित करते हैं कि रू के रह कोई विसर्ग होता है, सुप के पर रहते। रू के रह कोई विसर्ग होता है, सुप पर रहते। इन्होंने कहा यह अवधारण तो करना ही पड़ेगा, चतुर शब्द है। जैसे यहां ऐसी परिस्थिति है, ये नहीं दिखा सकते कि ये र इसका भाग है, तो यहां यदि अवधारण नहीं करोगे, रू के रह कोई विसर्ग होता है नहीं कहोगे, तो यहां भी विसर्ग पाएगा, ये रेफांत पद बन रहा है, तो अवधारण करना पड़ेगा। ये जो है परादी में भी इन्होंने कहा कि इस रह को यदि परादी भी मान लें तो भी अवधारण तो करना पड़ेगा। अवधारण नहीं करोगे तो चतुर्षु में अतिव्याप्ति होगी। और विसर्जनीय प्रतिषेध, विसर्जनीय से प्रतिषेधो वक्तव्य, पहले वाले पक्ष में भी आया था ये दोष। खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग पाएगा। नारकुटा नारपत्य, नृपति शब्द से ण्य प्रत्यय ण्य, दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्य। परादो भी विसर्जनीय से प्रतिषेध वक्तव्य, वो कहते हैं परादी में भी तो करना पड़ेगा। नारकल्पी इत्यर्थम, नारकल्पी उदाहरण दे रहे हैं, नृकल्प शब्द से नारकल्पी। परादी में भी ईय प्रत्यय हुआ और रह हो गया इसका भाग, नारकल्पी। नृकल्प शब्द से ईय प्रत्यय करके वृद्धि करके रेफ जो है, रेफ प्रत्यय समुदाय जो कल्प शब्द है ना, इसका भाग। प्रत्यय समुदाय कल्पी शब्द से भक्तत्वाद अवयव न तो कल्प शब्द से। ये नृकल्प शब्द कैसे होता है? ये कल्प एक प्रत्यय होता है ना, देश से क्या है, ईषद समाप्तो कल्प देश से देशी। एरा नृकल्प मानी मनुष्य जैसा, मनुष्य थोड़ा सा कम, पूरा मनुष्य नहीं, थोड़ा मनुष्य। तो नृकल्प शब्द से ईय प्रत्यय किया और ईय से है। अब ये जो रह हुआ है परादी माना तो कल्पी का भाग है ये रह। प्रदीप लिख रहा है ना, नृकल्प शब्दाद ई वृद्धो च रेफा प्रत्यय समुदाय से कल्पी शब्द से जी, नृकल्प शब्दाद ई वृद्धो च रेफा प्रत्यय समुदाय से कल्पी शब्द से भक्तत्वाद अवयव, नहीं तो कल्प शब्द से। ये कल्प शब्द का अवयव नहीं है रह, कल्पी शब्द का अवयव है। ततस्य कल्प शब्द परता पद संजय विधि माना, कल्प के पर रहते जब, सुनो, कल्प के पर रहते जब पूर्व की पद संज्ञा करेंगे ना स्वादेश सर्वनाम स्थान है, तो रह की हो ही जाएगी। क्यों हो जाएगी? रह कल्पी शब्द का भाग बन सकता है, केवल कल्प का भाग नहीं बनेगा, कल्प का भाग नहीं बनेगा। ये भी एक देखने का इनका तरीका होता है कि कल्पी शब्द का भाग है तो बस कल्पी का ही भाग है ये, कल्प के पर रहते तो रह की पद संज्ञा हो ही जाएगी। तदादित्य अधिकार रेफांतस भवति इति विसर्जनीय प्रसंग। पद शब्देन पद्यते अनेन अर्थ इति प्रत्यय उच्यते, तेन प्रत्यय समुदाय भक्तो रेफा कल्प शब्दे परता व्यवस्थितो न कल्पावयवा। मतलब प्रत्यय समुदाय का भाग रेफ कल्प शब्द के पर रहते व्यवस्थित हुआ कल्प का अवयव नहीं है। तयो पूर्वापर्यम अस्तेव इति अवयवस्य आत्मना एव पदांततां विहंतुम नोत्सहते इत्यर्थ। तो वो अपनी पदांतता को तो नष्ट कर सकता है, माने अवयव रूप अपनी ही पदांतता को नष्ट नहीं कर सकता वो। ये जो रह है ये कल्प के पर रहते पद संज्ञक है बराबर, कल्पी के पर रहते रह की पद संज्ञा नहीं होगी। प्रत्यय समुदाय भक्तो रेफा कल्प शब्दे परता व्यवस्थितो न कल्पावयवा इति तयो पूर्वापर्यमस्तेव इति अवयवस्य आत्मना एव। अवयवस्य आत्मना एव माने अवयव रूप अपनी ही पदांतता को नष्ट नहीं कर सकता। क्वचित कल्प पद संघात है, ऐसा पाठ है। तत्र कल्प शब्द संबंधी यत् पदम नारकल्पी तस्य पदस्य यो अवयव प्रत्यय संघात।
कल्पी शब्द तद भक्ता, दोनों पक्षों में बात यही निकलेगी, कल्पी का भाग है ये रह, कल्प पद संघात है, पाठ भी मिलता है तो वहां पर भी अर्थ ही निकलेगा। नृ शब्द से कल्प प्रत्यय है। यक्षवरश्च न सिद्ध्यति गीर्यते, वो अचकर्तृय की ये स्वर नहीं प्राप्त होता। यदि ये पूर्वांत है तो अचकर्तृय की अजंत शब्द को आद्युदात होता विकल्प से। उपदेशे अजंता नाम कर्तृय की परता आद्युदात्तो विकल्पेन भवति। तो उपदेश पद की अनुवृत्ति को अनाश्रय करके दोष दे रहे हैं और उपदेशेति वर्तते इसका समाधान दे दिया। कैसे दिया? अचा कर्तृ में तास्यानुदात्ते उपदेशात, तास्यानुदात्ते उपदेशात, तास्यानुदात्ते गिद्ध उपदेशा लसार धातु अनुदात्तम महान विंगो, उपदेशात उपदेशे सप्तमी में बदल लेंगे, उपदेश में जो अजंत ऐसा अर्थ करेंगे। हाँ भाई, उसमें उपदेशात की अनुवृत्ति आ रही है और वो सप्तमी में बदल लेंगे अचा कर्तृय की में। अर्थ ये होगा उपदेश में जो अजंत धातु। तो ये गिरियते जो उदाहरण है, गिरियते उदाहरण में ग्री है ना उपदेश में, तो यक्ते ये कह रहे थे यदि पूर्वांत है तो ये दोष आएगा कि गिरियते में यक स्वर नहीं बनेगा। नैष दोषा उपदेशे इति वर्तते, उपदेशे आ रहा है, अथवा पुनरस्तु परादि। अब परादि पक्ष में कह रहे हैं, परादि में भी इसी तरह से नो दोष। परादो अकार लोप ओत्व उक प्रतिषेध, यदि परादि अकार लोपा प्रतिषेध्या, कर्ता हरता है ना, तो अतो लोपा अर्ध धातु की अकार लोपा प्राप्त होती। कर्ता में र यदि परादि है, देखिए क्री का और ये र इसका भाग हो गया, इसका भाग हो गया क्री कर्ता। तो कह रहे हैं अकार लोप का प्रतिषेध करो, अतो लोपा। ये अकार है ना, आर्धातुक पर रहते अकार का लोप होता है, इस अकार का प्रतिषेध करना पड़ेगा। अतो लोपा में अनुदात्तोपदेश से अतः की अनुवृत्ति आ रही है। अनुदात्तोपदेश वनितनोत्यादि नाम अतः इत्यर्थ। अतो लोपा अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिकंगति, उपदेश की अनुवृत्ति आ रही है। नैष दोषा उपदेशेति वर्तते, कह रहे हैं उपदेश में अकारांत होना चाहिए जी। अनुदात्तोपदेश सूत्र से उपदेश की अनुवृत्ति आ रही है तो उपदेश में अकारांत का लोप होता है, अर्धातु परे रहते, उपदेश में अकारांत नहीं। उपदेश में तो ये क्री है, जैसे पीछे समाधान दिया था ना, उपदेश में अजंत अचा कर्तृय की में समाधान दिया, वैसा ही समाधान। यदि उपदेश वर्तते धिनुता कृणुता, यहां पर अकार लोप कैसे करोगे? यहां तो धिन्वी कृण्व्यो रेचे, जैसे धातु थी धिन्व धातु है और ये उपदेश में तो अकारांत नहीं है, न अ किया है उ के साथ धिन धिनुत, धिनुत तस है ना, तो ये उ प्रत्यय और वह को अ किया है। यदि उपदेश धिनुता न प्राप्त होती न उपदेश ग्रहण प्रकृति रवि संबंधित, यूं थोड़ी कह रहे हैं हम कि उपदेश प्रकृति, जो उपदेश में जो प्रकृति अकारांत किंतरी आर्धातुकम अभिसंबद्धते, आर्धातुक उपदेश में जो अकारांत, तो आर्धातुक उपदेश ये है और ये तो अकारांत है ही, वह को अ हो गया। यूं कहेंगे ना, उपदेश में जो अकारांत प्रकृति, ऐसा कहेंगे तब तो उपदेश में अकारांत प्रकृति नहीं है ये। आर्धातुक उपदेश में जो अकारांत कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आर्धातुक उपदेश में अकारांत तो कोई दिक्कत नहीं, उपदेश में अकारांत प्रकृति कहेंगे तो है। समाधान हो गया, पहले वाले दोष का समाधान हो गया। दूसरा औत्तम से प्रतिषेध्यम, जैसे ये
क्री धातु को अचोणित वृद्धि होती है ना, कार बनता है। र यदि परादी है, नल का भाग माना जा रहा है, तो यहां आतो नला, चकार समझ रहे हैं ना, आतो नला, जैसे च ये क्री को कार हो गया और ये र इसका भाग हो गया, तो आत औ नला, इस नल के स्थान में औ पाएगा जो कि अनिष्ट है। नैस दोषा निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, आदेश निर्दिश्य मान को होते हैं तो नहीं होगा। बोले जिसको निर्देश सही है कोई क्यों नहीं होता? बोले व्यवधान हो गया रह का। यस्तरी निर्दिश्यते तस्य कस्मान न भवति, रेफिण व्यवितत्वात् समाधान हो गया है, समाधान हो गया इसका। तीसरा पुक प्रतिषेध, पुक च प्रतिषेध कारयति हारयति आता हरती रिवली रिक्नु क्षमायाताम पुकणव से णिच के पर रहते, यदि र णिच का भाग है तो आकार को पुक आगम पाएगा, पुक आगम पाएगा, ये दोष बना रहा। यदि परादी है तो कारयति में पुक आगम पाएगा आकार को। चंगी उपदार स्वतम, चौथा चंगी उपदार स्वतम च न सिद्ध्यति अची करत अजी हरत नो चंगी उपदार रस्वा स्वतम न प्राप्नोति। यदि परादी है ना, परादी है तो क्री का र ये णिच का भाग है, ये चंग है, चंग परक णी के पर रहते उपदा नहीं बनेगी, अंग की उपदा देखी जा रही है। नो चंग उपदा स्वतम न प्राप्त, दोष बना रहा। इटो व्यवस्था पांचवा, इटस्य व्यवस्था न प्रकल्पते आस्तरिता निपरिता इडपी परादी रेफोपी परादी तत्र व्यवस्था न प्रकल्पते, ये दोष बना रहा, ये दोष बना रहा। आस्तरिता निपरिता दीर्घ री धातु है, आस्तरिता स्त्री धातु है और ये ता है, तो कह रहे हैं इड भी परादी है और ये त्री को ये भी परादी है। देखिए इसे र को इसका भाग कर दिया और पहले यदि गुण हो गया तो ये यहां करके बैठने लगेगा, और वैसे करें तब नित्यत्वाद गुणे रपरत्वे से कृत्य, ये कह रहे हैं नित्य होने से गुण कर लिया मान लीजिए और रपर कर लिया, तो नेड वशीकृति वलादि वशीकृति प्रतिषेधात अप्रवृत्ति लक्षणों इट व्यवस्था, यहाँ इट नहीं पाएगा। प्रवृत्तो अरेफात पूर्व इट, प्रवृत्त हो भी जाए तो यहाँ हो जाएगा। नित्य होने से पहले गुण होने लगेगा और गुण होने लगेगा तो इट की व्यवस्था नहीं पाएगी। इसको री को पहले गुण हो जाए तो ये र यहाँ जाकर के बैठेगा ना, और नेड वशीकृति हटा इट नहीं पाएगा, और पाएगा तो यहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा तो वो रूप हमारा दोष बचा रहा। अभ्यास लोप छठा, अभ्यास लोपस्य वक्तव्य ववृते अभ्यासस्थिति अलादिशेषो न प्राप्नोति, वृत वृत दुर्वचन होगा उरण से उरत, उरत अलादिशेष नहीं पाएगा क्योंकि परादी है वो, तो दोष बचा रहा। अभ्यस्वर, अभ्यस्वर जो है माही, ये जो पहले वाला जो दोष था ना अभ्यस्ता नाम आदि, आदि धातु बहुत ही अजादो लयसार धातु के, ये स्वर नहीं पाएगा क्योंकि बीच में र व्यवधायक बनेगा ना लयसार धातु के। इन्होंने कुछ बोला नहीं परादी में, ये अभ्यस्वर वाला अभ्यस्ता नाम आदि धातु भवती, ये अजादो लयसार धातु के इतेश स्वरो न प्राप्नोति, वो बोला नहीं कि इन्होंने स्वर विदो व्यंजन में स्वरोद्देशक विधि नहीं है, स्वरोद्देशक स्वर को उद्दिष्ट करके विधि हो, हल स्वर प्राप्त हो भी नहीं लगेगा। अभ्यस्ता नाम आदि पीपरू में ये बतला दिया, पी प पी पर, ये आदि इधर उस लंग लकार का प्रयोग है जी। अभ्यस्ता नाम आदि नहीं पाएगा, आजादो लय सार धातु, आजादी नहीं रहा, हाँ सीधा सह से समझो, आजादी लय सार धातु में होता है ना, अजादो लय सार धातु के स्वरों ने प्राप्त होती। तादीश्वरश्च न सिद्ध्यति प्रकर्ता प्रकर्तुम तादो च नीति कृत्य, तो ये स्वर नहीं पाएगा। त्रिन हुआ है ना, त्रिन, तो तादीश्वर पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है तादीश्वर, ये स्वर नहीं पाएगा क्योंकि र जो है
तकारादि नहीं रहा, रह होने पर तो ये रेफ आदि हो गया। समझ रहे हैं, प्रकर्ता में रेफ आदि हो गया ना, तकारादि नहीं रहा। नैष दोष उत्तम एतत् कृद उपदेशे वा ताद्यर्थम इडर्थम, ये समाधान हो चुका है। कृद उपदेश कालिक तादि प्रत्यय प्रतीत्यर्थम तादो इति सूत्रे कृद ग्रहणम, भाष्योदाहृत वाक्य का अर्थ। दीर्घत्वम च न सिद्ध्यति गीपु रेफ वकारांतस्य धातु दीर्घत्वम न प्राप्नोति, वो पीछे आ चुका है। रेफांत और वकारांत धातु थोड़ी बनेगी जब परादी होगा। पुरांत पक्ष यहाँ स्थित है। नारकुट आदि में वचने निर्वाह, भाष्य में कही दिया, वचन से निर्वाह हो जाएगा। नारकुटा में मतलब कही रखा है वो तो, नारकुटा इत्यादि में वचन नागेश ने दिया है। नारकुटा दो वचने निर्वाह है भाष्य उक्ता। कृद उपदेशे वा ताद्यर्थम इडर्थम, ये वार्तिक कहा हुआ है वहां पर। ये 7 नंबर टिप्पणी देख सकते हैं, ये वहां पर वार्तिक कहा हुआ है। और कहां पर? तादोच नीति कृत्यता ऊपर प्रलपिता इत्यादि इष्ट सिद्धि तथा चत्र रस्य परादित्वे भी उपदेशे तादित्व सत्वाद दोष, उपदेश में तादित्व। कृद उपदेश है, उपदेश में तादि देखेंगे जी, इट करने के बाद होता रहे इडादि, उपदेश में तादि देखेंगे हम। तादोच नीति कृत्य तो सूत्र में प्रकर्ता में र यदि परादी हो जाए तो भी कोई दोष नहीं, समाधान हो गया। उपदेश में तादि देख रहे हैं। ओ